नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आई थिंक क्लास के ऊपर। मैं मनमोहन आज आपको आईटीआर के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। अभी लेंदी कुछ करवा नहीं सकते क्योंकि ये एक वास्ट टॉपिक है, और जब मैं इकोनॉमी करवाऊंगा तब टैक्सेस के बारे में बताऊंगा, तब इसके फिर दर्शन हो सकते हैं। ठीक है, अभी हाल फिलहाल कल जिसकी लास्ट डेट है 15 सितंबर, अभी तक जब मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक कोई एक्सटेंशन दोबारा दी नहीं गई है। रिसेंटली एक्सटेंशन दी गई थी आईटीआर फिल करने के लिए लास्ट डेट की। तो उसके संदर्भ में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट द्वारा मैंडेटेड जो है ये प्रोविजन है कि आप आईटीआर फिल करेंगे, जिससे आपको इनकम टैक्स में रिबेट वगैरह और डिडक्शन एग्जाम्पशंस वगैरह मिल जाती हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट को देख के कि कहाँ किस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट किया है, वहाँ कोई रिबेट मिलती है या कोई छूट मिलती है या नहीं, वो एग्जाम्प्ट होता है या नहीं। ठीक है, एक थ्रेशोल्ड लिमिट भी होती है कि कितने से ऊपर कितने से नीचे वालों को इनकम टैक्स नहीं पे करना। ये मैं आपको डिटेल में बाद में करवाऊंगा। हाल फिलहाल आईटीआर का हम थोड़ा सा हिस्ट्री चेक करें तो 1860 के अंदर एक पहली बार ये इनकम टैक्स एक्ट जो है वो पिक्चर के अंदर आया था। और कौन लेके आया था? ये ब्रिटिशर्स लेके आए थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वहाँ ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश एक जेम्स विल्सन नाम से। ठीक है, और ये क्यों लेके आए कि 1857 की जो मिटीनी थी, जो क्रांति के दौरान जो नुकसान हुआ था, उसको रिकवर करने के लिए ये लेके आए थे। फिर 61 के अंदर इसके अंदर क्या डेवलपमेंट हुई कि ये एक आज़ादी के बाद इस लॉ को, इस एक्ट को फाइनलाइज कर दिया, और जो इसने रिप्लेस कर दिया पुराने वाले एक्ट को। और ये कब फोर्स में आया? 1961 वाला एक्ट अप्रैल 1 1962 को ये फोर्स में आया। ठीक है, ये एक्ट पारित होना और उसको लागू होना ये दोनों अलग अलग बातें होती। कई बार क्वेश्चन में वर्डिंग्स के साथ खेल जाते हैं एग्जामिनर्स, तो चेक करना, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, मैं पहले भी अपने लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ कि एग्जाम्स के अंदर शब्दों का महत्व होता है। ठीक है, उसके बाद 1997 से 1999 के अंदर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कर दिए कि कंप्यूटराइज कर दिया सारा सिस्टम, और रीजनल सेंटर बना दिए, और अपना जो नेशनल सेंटर है वो दिल्ली के अंदर बना दिया। उसके बाद क्या डेवलपमेंट होगी? 2006 के अंदर ई फिलिंग स्टार्ट हो गई। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न जो भरते हैं सीए वगैरह, अगर आपका अच्छा बिजनेस होगा तो आप भी भरते होंगे, या फिर आपकी सैलरी ऐसे ही होगी कि जो टैक्सेबल अमाउंट के अंदर आती है तो आप भी पे करते होंगे। आपके सीए के पास चक्कर लगते रहते होंगे तो उनको पता है। ठीक है, ये ई फिलिंग लॉन्च हो गई और इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करने जाने लगा, मतलब आईटीआर। उसके बाद अगर हम देखें कि कितने टाइप की आईटीआर होती है, तो ये 7 टाइप की आईटीआर होती हैं, जिसमें आईटीआर 1 जिसको सहज आईटीआर भी बोलते हैं, 2, 3, 4 जिसको सुगम भी बोलते हैं, 5, 6, 7। इसमें हम मेजरली देखें कि कौन फिल कर सकता है और कौन नहीं फाइल कर सकता। ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान देने की। आईटीआर 1 किसके लिए है कि कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है जो इंडिया का सिटीजन और रेजिडेंट और एनआरआई, और ये 3-4 टर्म्स ऐसी हैं, जब मैं सिटीजनशिप करवाऊंगा आपको पॉलिटी के अंदर तब मैं इलेबोरेट करूंगा इन चीज़ों को। मैं यहाँ अगर एक्सपेंड करने लगा तो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर उनकी इनकम अप टू 50 लाख है, किसी सैलरी से या हाउस की प्रॉपर्टी से या किसी और सोर्स से, जैसे इंटरेस्ट वगैरह आता हो उसका कोई, तो उनको ये आईटीआर 1 फाइल करनी होती है। किन को नहीं फाइल करनी? जो एनआरआई हैं उनको फाइल नहीं करनी, किसी कंपनी का कोई डायरेक्टर है उसको फाइल नहीं करनी, और कोई कैपिटल गेन किया है। कैपिटल गेन्स क्या होता है कि किसी की मतलब कोई बिजनेस है उसमें वृद्धि हुई हो। ठीक है, मैं ये इकोनॉमी में ये टर्म्स हैं, कई काफ़ी टर्म्स हैं जो आपको करंट अफेयर के टाइम पे रूबरू होंगी। ये मैं इन डेप्थ करवाने वाली चीज़ें हैं, ये आपको लेक्चर्स के दौरान, रिलीवेंट लेक्चर्स के दौरान मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, और बिजनेस इनकम वाले नहीं कर सकते, या फॉरेन एसेट कोई है तो वो ये फाइल नहीं कर सकते। 2 कौन फाइल कर सकता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इंडिविजुअल हु आर नॉट एलिजिबल फॉर आईटीआर 1। आईटीआर 1 के लिए एक ऐसी यूनाइट अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है ये, जो और इंडिविजुअल है, ये फाइल कर सकते हैं, जो कि एलिजिबल नहीं हो आईटीआर 1 के लिए। ठीक है, इंक्लूडिंग दोज विद कैपिटल गेन्स, फॉरेन एसेट और इनकम एक्सीडिंग 50 लाख।
कोई भी 50 लाख से ऊपर का कोई फॉरेन एसेट कैपिटल गेन वगैरह की सैलरी वगैरह आ रही है ITR 1 वालों की, जो कि ITR 1 में अप्लाई नहीं कर सकते, वो ITR 2 में अप्लाई करेंगे। कौन नहीं अप्लाई कर सकता? टैक्स पेयर विद इनकम फ्रॉम ए बिजनेस और प्रोफेशन, बड़ा कोई बिजनेस है तो वो फाइल नहीं कर सकता। 3 वाला कौन है? वही इंडिविजुअल और वही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फ्रॉम ए प्रोप्राइटरी बिजनेस। अब देखिए ये यहां जो एग्जाम्प्ट हुए थे वो यहां शामिल हो गए, यहाँ एग्जाम्प्ट हुए थे वो यहां शामिल हो गए, ठीक है। ऐसे इनको कनेक्टेड, डॉट को कनेक्टेड करते जाइए आप। 3 में ये सेकंड में जो एग्जाम्प्टेड थे 3 में ये एक्सेप्टेड हो गए। किसी का प्रोफेशन है या किसी फर्म के अंदर पार्टनरशिप है, कौन नहीं अप्लाई कर सकता? टैक्स पेयर हु हैव इनकम ओनली फ्रॉम सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स, ठीक है। ऐसा टैक्स पेयर जिसकी जो सैलरी जिसकी आ रही हो, इनकम सैलरी ओनली सैलरी हो इनकम उसकी, या फिर हाउस कोई प्रॉपर्टी हो या कैपिटल गेन के अंदर कुछ आ रहा हो उसका। फिर आता है ITR 4 सुगम, ये है रेजिडेंट इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फर्म एक्सक्लूडिंग LLP, ठीक है। ये LLP क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है, NGO कैसे काम करती है, ये जब मैं आपको कंपनीज एक्ट करवाऊंगा तब मैं आपको इलेबोरेट करूंगा। तो विद टोटल इनकम ऑफ अप टू 50 लाख हु हैव ऑप्टेड फॉर द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, किसी टैक्सेशन स्कीम के अंदर उसने मतलब अपने आप को चयनित किया हो, कोई टैक्सेशन स्कीम चयनित की हो, वो यहाँ फाइल करते हैं। कौन नहीं कर सकता? नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल NRI, ठीक है। ये तो पंजाब में बड़ा रोल है कि मुंडा NRI है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और कौन? दोज विद बिजनेस टर्नओवर, जिसकी 2 करोड़ से धंधा ज्यादा चल रहा हो जिसका, वो नहीं फाइल कर सकता है। 5वें पे आ जाओ, 5वां कौन फाइल कर सकता है? कोई भी एंटिटी, कोई भी ऐसी फर्म या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जैसे LLP की फुल फॉर्म दे रखी है बस यहाँ पे, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई भी पर्सन्स की एसोसिएशन है, और बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल, वही एसोसिएशन हो गया एक तरीके से, वो ये ITR 5 जो है अप्लाई करते हैं। इसमें कौन नहीं अप्लाई कर सकता? जो इंडिविजुअल HUF और कंपनीज हैं, ठीक है। ये इंडिविजुअल HUF को इसलिए शामिल नहीं किया जा रहा क्योंकि 1 और 2 में, 2 और 3 में ये पहले ही आ चुके हैं, ठीक है। हर जगह कहाँ फाइल करेंगे, इतने कहाँ पैसे हैं इनके पास, ठीक है। ITR 6 कौन अप्लाई कर सकता है? कोई भी कंपनी और अदर देन दोज क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जब इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन है 11, उसके अंदर काफ़ी प्रोविजंस दे रखे हैं कि कैसे आप टैक्स से एग्जेम्प्ट कर सकते हो, कि कौन कौन सा एग्जेम्पशन आपको मिलता है, ठीक है। वो ITR 6 फाइल करते हैं। कौन नहीं फाइल कर सकता? जो ट्रस्ट है, कोई भी ट्रस्ट। अब ट्रस्ट और NGO में क्या डिफरेंस होता है, ये भी एक टेक्निकल डिफरेंस है, ये मैं आपको बताऊंगा। ट्रस्ट क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11, कोई भी ट्रस्ट अगर सेक्शन 11 जो कि इनकम टैक्स का सेक्शन है उसके अंदर एग्जाम्पशन मांग रहा है ITR फिल करने में या टैक्स में, तो उसको ये फाइल नहीं करना ITR 6, ठीक है। अब NGO और ट्रस्ट क्या है कि इसमें थोड़ा सा लीगलिटी और जो प्रोविजंस उसकी रख रखाव के हैं, कुछ जो भी कागज पत्र इकट्ठे करने हैं, उनमें थोड़ा डिफरेंस है। एक की थोड़ा सा ट्रस्ट दरअसल ट्रस्ट वर्दी नहीं माना जाता क्योंकि उसकी लीगैलिटी और उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है लॉ की को लेके वो थोड़ी सी कम है। NGO के और बाकी कंपनीज की थोड़ी ज़्यादा हो जाती, कंपनीज एक्ट के अंडर वो जो रजिस्टर होते हैं। ITR 7 में कौन फाइल करता है? पर्सन एंड कंपनीज रिक्वायर्ड टू फाइल अंडर स्पेसिफिक सेक्शन फॉर एंटिटीज लाइक चैरिटेबल ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी और यूनिवर्सिटीज। ये ऐसे ऐसे मामलों के लिए है कि जैसे पॉलिटिकल पार्टी हो गई या ट्रस्ट वगैरह हो गया, NGO वगैरह हो गया, और यूनिवर्सिटी वगैरह वाले फाइल करते हैं। इसके अंदर कौन नहीं फाइल कर सकता? इंडिविजुअल HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और कोई भी फर्म इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकता। ये 7 टाइप थी, कौन अप्लाई कर सकता है कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, मैंने आपको बताया। इसके बाद की रीजंस क्या हैं ये ITR रेगुलेट करने के लिए?
इसके क्या है, फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हैं, पर्पस हैं इसके। फिजिकल जो मतलब कोई भी मॉनेटरी रिलेटेड, मनी से रिलेटेड कोई बात हो तो उसको फिजिकल बोल देते हैं, ठीक है। रिवेन्यू कलेक्शन, एक तो सरकार इतनी सब्सिडी वगैरह दे रही है, कोई स्कीम चला रही है, किसी को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए कोई स्कीम चला रही है, तो कहीं से तो पैसा आना चाहिए। ये एक रिवेन्यू रिसोर्स है, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। दूसरा, फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी बनती है, ठीक है। अगर कोई आप आईटीआर फिल करते हो, आजकल सिबिल स्कोर वगैरह आप सबको पता ही है कि कोई लोन अप्लाई करते हो तो जो लोन देने वाला है वो आपका सिबिल स्कोर चेक करता है। तो आईटीआर फिल करते हो तो सिबिल के स्कोर में इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे आपकी क्रेडिबिलिटी वगैरह चेक हो जाती है कि आप फाइनेंशियली कितना स्टेबल हैं और आपको लोन दिया जाना है चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी इससे आपका बन जाता है कि जो दोनों को हेल्प करता है, जो टैक्स पेयर को भी और गवर्नमेंट को भी, ये पता लगाने के लिए कि फॉरवर्ड लूजेज टू ऑफसेट फ्यूचर इनकम विच इज ए मेजर एडवांटेज। कोई भी टैक्स पेयर है उसकी जो हिस्ट्री, फाइनेंशियल हिस्ट्री, उसको गवर्नमेंट की नज़रों में भी रहेगी और टैक्स पेयर भी अपनी कहीं भी वो जो अपनी हिस्ट्री, फाइनेंशियल हिस्ट्री, वो उस हिस्ट्री को चेक करके अपनी ग्रोथ को चेक कर सकता है, ठीक है। और दूसरा, मान लो कोई भी स्कीम या कोई पॉलिसी बनानी है गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट के पास डेटा होगा तो गवर्नमेंट को थोड़ा इजी रहेगा कि इस बंदे को ये सुविधा देनी है फ्री ऑफ कॉस्ट या कम बेयर मिनिमम कॉस्ट पे या नहीं। उसके बाद जो कंप्लायंस एंड पॉलिसी, मैंने आपको बता ही दिया कि पॉलिसी प्लानिंग के अंदर ये डेटा सारा काम आता है, गवर्नमेंट मॉनिटर कर पाती है दरअसल इकोनॉमिक ट्रेंड को, ठीक है। उसके बाद है लेटेस्ट डेवलपमेंट, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई कि रिसेंटली जो है डेडलाइन जो एक्सटेंड की गई थी और फाइनली 31 जुलाई से कितना कर दिया गया था, सितंबर 15, जो कि कल है। मैं आज संडे को ये यानी 14 सितंबर को ये वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड भी अभी कर दूंगा। तो अभी तक के लिए फर्दर कोई एक्सटेंशन मिली नहीं है, ठीक है। और किन के लिए है ये, नॉन ऑडिट टैक्स पेयर्स, यानी ऐसे टैक्स पेयर जिनको ऑडिट करवाने की जरूरत, ऑडिट मतलब आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाने की जरूरत नहीं, कोई सैलरीड पर्सन है मान लो, ठीक है, या मैंने आपको बताया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जैसे जो एक नॉर्मल लेवल के लोग हैं, जो मतलब जिनकी कोई बड़ी फर्म नहीं है, कोई बड़ा धंधा नहीं है, ठीक है, उनको जो नॉन ऑडिट बोलते हैं, टैक्स पेयर बोलते हैं, उनके लिए ये एक्सटेंशन की गई है, ठीक है। और अभी तक कोई, मैंने बता दिया कि आगे कोई एक्सटेंशन मिली नहीं है। और ये एक्सटेंशन क्यों मिली कि जो फाइल कर रहे थे, जो सीए वगैरह थे या कोई पर्सनल एंटिटी थी किसी की, उन्होंने काफ़ी ग्लिचेस बताए। आईटीआर जो फाइल करते हैं उसके अंदर जो पोर्टल था उसके अंदर ग्लिचेस बताए, जैसे हमारा हरियाणा का सरल पोर्टल कौन चल रहा था, तो कोई यहाँ के बेचारे सर्टिफिकेट रुक गए थे तो वे फार्म भरने में लगाए कौन पाए, ठीक है। बाद में इतनी वो मुद्दा चले रहा है, रिजल्ट अटका खड़ा है, वैसे ही ये पोर्टल भी थोड़ा सा डगमगा गया था। और इसकी वजह से जो सीए वगैरह हैं वो एनुअल इंफॉर्मेशन जो स्टेटमेंट बोलते हैं वो और फॉर्म नंबर 26 AS वो भर ही नहीं पाए, मतलब असेस ही नहीं कर पाए उसको। और ये जो जीरो टैक्स इनकम अप टू 12 लाख है, मतलब 12 लाख तक आपकी इनकम है तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ये बात अगले फाइनेंशियल ईयर पे लागू होती है, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं है। ये स्पेशली मेंशन कर रखा है, अप्लाइज टू द फाइनेंशियल ईयर 25-26 एंड नॉट फॉर द करंट फीलिंग, सॉरी 26-27, ठीक है। और एक ग्रोथ देखने को मिली है दरअसल किसमें, आईटीआर नंबर जो 3 टाइप का आईटीआर था, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला और वो वाला आईटीआर था, उसमें ग्रोथ देखने को मिली है। दरअसल जो पिछले साल जितना रिटर्न आया था उसके मुकाबले थोड़ा सा कम आया है अब की बार। और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आप अगर लेट फाइल करोगे तो आपको पेनल्टीज वगैरह लग जाएंगी, एक आपके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर आपके जेब में कुछ होगा, आप एटलीस्ट अभी की जो लिमिट है उसके अकॉर्डिंग कमाते होंगे, अगले साल जैसे 12 लाख कर दी उसके अकॉर्डिंग कमाते होंगे, उससे नीचे कमा रहे होंगे तो आप निश्चिंत होगे, सो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उससे ज़्यादा कमा रहे हैं, आपका कोई मोटा धंधा चल रहा, तो भाई भर दो आईटीआर। आपकी आईटीआर से आपको भी फायदा है कि आपका कोई एक्स्ट्रा टैक्स चला गया होगा बाई चांस तो आपको रिबेट मिल जाएगी, और नहीं तो फिर आपके पीछे तो भाई किसी गरीब का भला हो जाएगा, ठीक है।
जो सरकार ने थोड़ी मदद मिल जाएगी। तो ये था आईटीआर के ऊपर थोड़ा सा इंट्रो और थोड़ा सा हिस्ट्री को लेके, क्योंकि ये अभी करंट का टॉपिक था तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं वीडियो बना देता हूँ। आगे चल के हम इकोनॉमी के काफ़ी सारे डाइवर्स एस्पेक्ट, जो कि मैं एसएसटी को इसलिए इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि आपका पता होना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आप राइट क्वेश्चन कर सकें अथॉरिटीज़ से, ठीक है। वरना ऐसे ही भेड़ चाल चलोगे, ऐसे ही धरने और ऐसे ही सारा सिस्टम चलेगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे चल क्या रहा है। तो ये आगे हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। ये जो वीडियोस हैं आपके एग्ज़ाम्स वगैरह से अलावा आपकी डेली रूटीन में भी काम आएंगी, चाहे वो मोटिवेशन हो, चाहे आपकी जनरल अवेयरनेस को बढ़ाने को लेके हो, या आपको और कोई रिकमेंडेशंस यहाँ से मिल सकती है। तो आप इसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।